न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। क्लास 11 के लिए ये वीडियो विशेषकर बनाया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पहले स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स और उसके दूसरे एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट्स क्या है? सबसे पहला फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless the body is compelled to change its state by a net external force। कोई भी वस्तु जो है वो कंटिन्यू करती है उसी के प्रारंभिक रेस्ट अवस्था में, विराम अवस्था में, या फिर किसी एक निश्चित दिशा में यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से वो चलती रहती है जब तक कि उस बॉडी को बाध्य ना किया जाए उसकी इस अवस्था को परिवर्तन करने के लिए। मतलब अगर कोई वस्तु सीधी जा रही है तो सीधी जाती ही रहेगी उसी वेग से जब तक कि कोई दूसरा फोर्स उसका वेग परिवर्तन ना करे या दिशा परिवर्तन ना करे। अगर रुकी है तो रुकी भी रहेगी जब तक कि कोई दूसरा बल उसके इस विराम अवस्था को गति अवस्था में बदलने के लिए बाध्य ना करे। सेकेंड लॉ, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and the change takes place in the direction in which the force acts। इसका मतलब ये है कि संवेग परिवर्तन की दर मतलब एक सेकंड में कितना संवेग बदल रहा है। संवेग का मतलब मैं पहले ही बता चुका था, मास इनटू वेलोसिटी। ये एक भौतिक राशि है जिससे पता चलता है कि वस्तु में कुल कितना वेग है, कि कुल कितना गति है। तो मोमेंटम जो परिवर्तित हो रहा है फोर्स के कारण, तो कितना जल्दी परिवर्तित हो रहा है वो निर्भर करेगा लगाए गए बल से। एक सेकंड में कितना जल्दी मोमेंटम परिवर्तन हो रहा है वो समानुपाती है लगाए गए बल के, और ये परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। थर्ड लॉ ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब ये कि जब भी कोई एक बल आप देते हैं किसी एक वस्तु पर तो उतना ही बल वो वस्तु आप पर भी देता है उल्टे साइड में। अब एक एक करके इन लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, फर्स्ट लॉ से हम लोगों को दो चीज की जानकारी होती है, एक है इनर्शिया ऑफ बॉडी और दूसरी है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी का मतलब क्या है? कोई बॉडी अगर रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, गतिशील है तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो गतिशील रहना चाहती है जब तक कि बाध्य ना किया जाए किसी दूसरे बल के द्वारा। तो ये जो टेंडेंसी है कि जैसे जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, क्योंकि रेस्ट में तो रेस्ट में, गति में है तो गति में रहना चाहता है, तो इसे कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया दो प्रकार का होता है, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक है टू इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब अगर आप कोई बस में खड़े हैं और अचानक बस स्टार्ट हुई तो आपको लगेगा कि आपका सर जो है पीछे की तरफ चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका सर जहाँ है वहीं रहना चाहता है, लेकिन आपके पांव जो हैं वो बस के साथ जुड़े हुए हैं तो वो सामने जाना चाहते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि किसी ने आपको पीछे की तरफ धकेल दिया। इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है कि बस जब चल रही है ऐसी अवस्था में अगर अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो आप सामने की तरफ गिर पड़ते हैं मानो। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका टोटल बॉडी है वो गतिशील रहना चाहता है, सर भी गतिशील रहना चाहता है, लेकिन आपका जो पाँव है वो क्योंकि लगा हुआ है बस के फ्लोर पे, तो इसीलिए बस रुक गई, पाँव रुक गया, लेकिन सर गतिशील रहना चाहता है, आगे की तरफ जाना चाहता है। इसीलिए ये इनर्शिया ऑफ मोशन है जिसके कारण आप सामने की तरफ गिरना चाहते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि जब तक बाहर से कोई अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य ना किया जाए किसी बल के द्वारा तब तक वो अपने प्रारंभिक अवस्था में ही रहती है। तो यहाँ से हम लोग बल की परिभाषा को दे सकते हैं। बल की परिभाषा ऐसी है कि इट इज द एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये एक बाह्य कारण है, बाहरी कारण है जो या तो परिवर्तित करता है या तो परिवर्तन करने की चेष्टा करता है कि वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में डाल दे, मोशन में है तो रेस्ट में डाल दे, या फिर दिशा बदल दे। ये सब चीजें मतलब यूनिफॉर्म मोशन को चेंज या फिर रेस्ट अवस्था को चेंज करने की कोशिश करे या फिर वास्तव में करे तो वो फोर्स है। जरूरी नहीं है कि ये कोशिशें हमेशा कामयाब ही रहें। अगर आप दीवार को जितना मर्जी धकेलें वो दीवार हिलने वाली नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बल नहीं लगाया। आपने बल लगाया, आपने कोशिश की, लेकिन वो दीवार हिली नहीं, तो वो भी बल कहलाएगा कि या तो आप चेष्टा करें या तो आप वाकई में अवस्था को बदल दें। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ये एक नया कंसेप्ट है।
इसे आपने क्लास 9 में नहीं पढ़ा होगा, इसकी पहले सब चीज़ें आप 9 में पढ़ चुके हैं। स्टेशनरी और यूनिफॉर्मली मूविंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं एक वीडियो में, मेरा एक वीडियो था, आप उसको वापस देखिएगा अगर आपको डाउट है तो। अगर हम लोगों को किसी बॉडी को पता करना है कि वो कहाँ पे है, उसकी गति क्या है, तो हमेशा एक ऑब्जर्वर चाहिए कि जो मापे। किसी के संदर्भ में कोई चीज़ रेस्ट में या गति में रहती है, जिसके संदर्भ में वो रेस्ट में रहती है वो रेफरेंस पॉइंट हुआ, और वहां पर अगर हम लोग एक्सेस बना दे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वो रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। अब जो रेफरेंस फ्रेम है दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है इनर्शियल और एक हो सकता है नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो रेफरेंस फ्रेम है जो या तो स्थिर है या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, और इसमें न्यूटन के सारे नियम वैलिड हैं। लेकिन अगर जिस रेफरेंस फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऑब्जर्वर है वो खुद अगर एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। कहने का मतलब ये एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक कार में है और उसकी स्पीड समय के साथ साथ बढ़ रही है, तो उसको लगेगा कि कार में लटका हुआ कोई अगर एक कोई भी एक चीज़ अगर कार की छत से लटका हुआ है, वो आर्टिफैक्ट या कोई भी खिलौना या कुछ भी कार की छत से लटका हुआ, तो लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे कोई बल नहीं दिया गया है उस पर, उस खिलौने पर, लेकिन लग रहा है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो खुद एक्सेलरेटेड है, मतलब उसके समय के साथ साथ उसका वेग बढ़ रहा है, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा है कि उल्टा तरफ एक फोर्स है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में न्यूटन के नियम वैलिड नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम को वैलिड करने के लिए हमको कुछ और करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक गाड़ी है, इस गाड़ी पर एक बॉल रखा हुआ है इस तरह से, और ये गाड़ी आगे की तरफ आगे बढ़ी, ये आगे की तरफ बढ़ी। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, उसको क्या लगेगा कि ये बॉल उससे दूर जा रही है, क्योंकि बॉल वाकई में, ये जैसे ही ये गाड़ी सामने की तरफ जाएगी ये बॉल पीछे की तरफ रोल होना शुरू हो जाएगी। तो इसको लगेगा इस पर तो कोई बल नहीं दिया गया, उसके बावजूद ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पे न्यूटन का नियम यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। इसको न्यूटन को वैलिड नियम को वैलिड करने के लिए हम लोगों को मान लेना पड़ेगा एक सीडो फोर्स। सीडो फोर्स क्या है? काल्पनिक फोर्स। अब इसको लगेगा कि ये काल्पनिक फोर्स है जो इसको इस तरफ से खींच रही है या इस तरफ धकेल रही है। तो फिजिकली अपेरेंट मतलब जो लगता है फिजिकली है, बट नॉन एग्जिस्टेंट, लेकिन वास्तव में नहीं है, फोर्स फेल्ट बाय एन ऑब्जर्वर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एक फिजिकली अपेरेंट बट नॉन एग्जिस्टेंट फोर्स है, मतलब एक फिजिकली लग रहा है कि फोर्स है, अपेरेंट, रियल नहीं है, अपेरेंट है, बट नॉन एग्जिस्टेंट मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा फोर्स, लेकिन लग रहा है कि ये इधर की तरफ चला गया। वास्तव में ये जहाँ है वहीं पे रहना चाहता है, गाड़ी आगे चली जा रही है, इसीलिए बॉल उधर रहना चाहता है, इसीलिए लग रहा है, इसको लग रहा है कि ये इधर जा रहा है, अगर क्योंकि ये इसके साथ रेस्ट में है। ये आदमी गाड़ी के साथ रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई तीसरा ऑब्जर्वर है जो रास्ते पे खड़ा है, उसको लगेगा नहीं, बॉल तो ठीक ही है, बॉल तो वहीं रहना चाहता है, सिर्फ गाड़ी आगे जा रहा है। तो सीडो फोर्स क्या है? सीडो फोर्स एक फोर्स है जो काम में आता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब जब ऑब्जर्वर जो है वो खुद उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, समय के साथ साथ एक्सेलरेट हो रहा है सामने की तरफ। मोमेंटम, संवेग। मान लेते हैं ये एक आदमी दौड़ रहा है, और मान लेते हैं कि ये गाड़ी आगे जा रही है। दोनों का अगर वेग सेम है, तो क्या दोनों में, दोनों से अगर आपको धक्का लगे तो किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, जिस क्षेत्र में आपको ज़्यादा चोट लगेगा? जाहिर है कि आदमी आपको धक्का मारे तो उतना जोर से चोट नहीं लगेगा, जित उसी स्पीड से अगर एक गाड़ी धक्का मारे तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगा। तो इसका मतलब कि वेग का परिमाण इस गाड़ी में ज़्यादा है और इस आदमी में कम है। तो वेग के परिमाण में ज़रूर मात्रा को भी इंक्लूड करना चाहिए, मास को इंक्लूड करना चाहिए कि कितना केजी है वो वस्तु। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। हम मोमेंटम एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर मोमेंटम है मात्रा और वेग का गुणनफल। मतलब अगर यहाँ पर आदमी और ये गाड़ी दोनों जा रही है, तो आदमी के मास को भी, मान लो कि आदमी है 50 kg का, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके वेग से। मान लो 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो 50 × 10 500। और इधर सोचो ये गाड़ी जो है ये
मान लो 500 केजी का है और 10 से जा रहा है तो 50, ये 5000 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर वेग का परिमाण फिर ज़्यादा हो गया। तो वेग के परिमाण में हम लोग मास को घुसा देते हैं, मात्रा घुसा देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी उसको कहते हैं मोमेंटम। इसको देखो ऐसे डिफाइन करेंगे, पी वेक्टर, पी वेक्टर का मतलब मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। तो इट डिफाइंस द नेट क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कितना कुल वेग है वो ये डिफाइन करता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर राशि है, इसकी एक दिशा भी है। और इसकी दिशा किस तरफ है? वेग की तरफ। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट हुई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका यूनिट है केजी और इसका है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से डायमेंशन में भी आ जाएगा एम एल टी टू द पावर -1। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग परिवर्तन कितना जल्दी हो रहा है, वो समानुपाती है बल के साथ। ये देखो, ये गाड़ी आई, इसका स्पीड ना समय के साथ साथ बढ़ रहा है। पहले इसका संवेग था m × v1, मतलब वेग v1 था, मास तो चेंज नहीं होगा। तो पहले इसका संवेग था p1 बराबर mv1, बाद में कितना संवेग हो गया m × v2। तो परिवर्तन कितना हुआ, दोनों को माइनस कर देंगे, p2 माइनस p1। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, संवेग परिवर्तन की दर, मतलब कितना जल्दी संवेग परिवर्तन हो रहा है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना संवेग परिवर्तन हुआ। तो अगर ये t सेकंड में ये परिवर्तन हुआ है तो हम लोग t से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे संवेग परिवर्तन को, तो संवेग परिवर्तन की दर आ जाएगी। चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, एम वी टू माइनस एम वी वन बाई टी। यहाँ पे मास कॉमन ले लेते हैं, वी टू माइनस वी वन बाई टी। तो ये एम इंटू, ये देखो वी टू माइनस वी वन बाई टी, ये हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये एक्सेलरेशन है, मतलब 1 सेकंड में कितना वेग बदला। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि संवेग परिवर्तन जो है वो इसके साथ बराबर है, किसके साथ, मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर्स का परिमाप आप कैसे माप सकते हैं। देखो ये लॉ क्या कहता है, अब लॉ के अनुसार आते हैं हम लोग। लॉ कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखो, फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू पी टू माइनस पी वन बाई टी। तो पी टू माइनस पी वन बाई टी का मतलब कितना हुआ, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं कि पी टू माइनस पी वन बाई टी वो है एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो ये है, देखो कि अगर दो चीज़ें समानुपाती हैं तो उनसे समान करने के लिए एक बीच में स्थिरांक की जरूरत पड़ती है। तो ये स्थिरांक है k। अब एसआई सिस्टम में इस k का मान 1 निकलता है, इसीलिए फोर्स इज इक्वल टू 1 इंटू एम ए, मतलब एम ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, मास को एक्सेलरेशन से गुना कर देंगे तो हम लोग को फोर्स मिल जाएगा। तो सेकेंड लॉ से हम लोग को फोर्स का परिमाप मिलता है। व्हाट डज सेकेंड लॉ टेल अस? इट टेल्स अस द मेजर ऑफ द फोर्स। और फर्स्ट लॉ क्या बताता था? फर्स्ट लॉ हम लोग को बताता था इनर्शिया के बारे में और डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आगे बढ़ते हैं। इनर्शियल मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या है, ये मास फोर्स के साथ तब बराबर होगा जब a बराबर 1 होगा। जब a बराबर 1 होगा तब मास इज इक्वल टू एफ। तो हम लोग बोल सकते हैं इनर्शियल मास ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स फॉर यूनिट एक्सेलरेशन। यूनिट का मतलब 1, जब एक्सेलरेशन 1 है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन आपको तैयार करना है तो जितना फोर्स देना पड़ेगा वही है इनर्शियल मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम होगा एक्सेलरेशन। देखो, क्योंकि ये समानुपाती नहीं है, विलोमानुपाती है मास और एक्सेलरेशन। इसका मतलब जितना भारी होगा वस्तु उतना कम एक्सेलरेशन होगा एक ही फोर्स देने से। दो वस्तुओं को तुम ठेलो, एक बड़ा बॉल, एक हल्का बॉल, एक भारी बॉल, एक हल्का बॉल, तो तुम देखोगे कि हल्का बॉल होता है वो ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। यहाँ से समझ में ही आ रहा है कि मास जो है वो एक्सेलरेशन से विलोमानुपाती है, और जो भारी बॉल है वो कम एक्सेलरेट होगा। मास इज दस द मेजर ऑफ अपोजिशन टू द चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि जितना ज़्यादा भारी होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना चाहेगा, स्पीड चेंज नहीं करना चाहेगा। तो मास इनर्शिया का भी मेजर है, इट इज़ द मेजर ऑफ अपोजिशन टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को बाधा दे रहा है, उसका परिमाप इनर्शियल मास है। इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया एंड हेंस कॉल्ड इनर्शियल मास। ये इनर्शिया
समझा रहा है कि कितना ज़्यादा कोई वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहता है, रेस्ट में तो रेस्ट, गति में तो गति। तो इसे कहते हैं मेजर ऑफ इनर्शिया। मास को हम लोग इनर्शियल मास भी कह सकते हैं इस फॉर्मूला से जब हम लोग निकालें तो। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स एक नया कंसेप्ट है। ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक फोर्स का प्रभाव कितना पड़ा। फोर्स का प्रभाव दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो फोर्स के परिमाण पे, दूसरा निर्भर करता है उस टाइम पर। जितना देर तक तुम बल देते रहोगे उतना ज़्यादा संवेग में परिवर्तन होगा। तो ये फोर्स इनटू टाइम जो है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो ये भी एक वेक्टर है। ये है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल। अब इस इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय द टोटल चेंज इन मोमेंटम। इसको टोटल चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं, P2 माइनस P1, क्योंकि तुम लोग जानते हो फोर्स का मतलब ही है P2 माइनस P1 बाई टी। तो टी कट जाएगा तो फिर आ जाएगा P2 माइनस P1। तो चेंज इन मोमेंटम को भी इम्पल्स बोल सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम इज ड्यू टू फोर्स फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज देखो यहाँ पर ये जो है, फिर इस जो लाइन, ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। मतलब तुमने इम्पल्स दिया तो मोमेंटम में चेंज हुआ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। सेम फोर्स एक्टिंग फॉर सम टाइम कॉजेज सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन डिफरेंट बॉडीज। देखो सेम फोर्स दिया सेम टाइम के लिए तो फिर सेम चेंज होगा लीनियर मोमेंटम में डिफरेंट बॉडीज में, जाहिर सा बात है। सेम फोर्स सेम टाइम तो आई भी सेम होगा। इफेक्ट ऑफ अ गिवन इम्पल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अच्छा, जो इम्पल्स का प्रभाव क्या है, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन हल्के बॉडी में भी उतना ही होगा, भारी बॉडी में भी उतना ही होगा। मतलब पहले हल्के बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी में जितना परिवर्तन, भारी बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी में भी उतना ही परिवर्तन होगा अगर तुमने सेम इम्पल्स दिया है दोनों में तो। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मास नहीं है, मास इसके अंदर घुसा हुआ है, लेकिन मोमेंटम चेंज में तुम कहोगे कि निर्भर करता है, लेकिन ये मास पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है इम्पल्स एंड फोर्स टाइम ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इम्पल्स का मतलब फोर्स इनटू टाइम फॉर विच इट एक्ट्स। मान लेते हैं कि T2 माइनस T1, ये समय का अंतराल है, इस समय के अंतराल इम्पल्स काम किया तो T2 माइनस T1 ही फिर T है। T का मतलब क्या हुआ, कितना समय में परिवर्तन है। मान लेते हैं T है 5 मिनट और T1 है 10 बजे, T2 है 10:05। तो इस तरह से। तो अब देखते हैं कि मान लेते कांस्टेंट फोर्स है, किसी जगह पे हम लोग कांस्टेंट फोर्स दिया है T1 से लेकर T2, ये टाइम है यहाँ पे, हाँ, T1 टाइम से लेकर T2 टाइम। तो इस फोर्स के इस लाइन के अंडर में जो एरिया है इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में, वो दे देगा आपको कि कितना इम्पल्स है। क्यों, ये देखो इम्पल्स का मतलब क्या, फोर्स इनटू टाइम। तो ये जो लंबाई है ये एफ है और ये जो लंबाई है T2 माइनस T1 है या फिर टाइम है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया अंडर द इम्पल्स फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स। फोर्स और टाइम के ग्राफ के अंदर में जो एरिया मिलता है तुमको किसी एक पर्टिकुलर टाइम से दूसरे टाइम के बीच, तो वो एरिया है इम्पल्स। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि T1 से T2 तक निकालना है आपको इम्पल्स, लेकिन ये ग्राफ, ये तो बहुत आसान था, सीधा था। ये सोचो कि इस तरह से वेरिएबल है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि कुछ कुछ स्ट्रिप्स खींचेंगे। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिप खींचा, लगभग औसत पतला स्ट्रिप, तो बोल सकते हैं कि इसका एरिया कितना है। ये हुआ लंबाई फोर्स और ये हुआ चौड़ाई टाइम इंटरवल। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो फिर देखेंगे कि पूरा एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये दोनों एरिया है, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, एरिया अंडर द टाइम फोर्स टाइम ग्राफ। ये फोर्स और टाइम इनका जो ग्राफ है, इसके नीचे जो एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब बात करते हैं इम्पल्स एंड फोर्स टाइम में कि क्वेश्चन के तौर पे फाइंड द इम्पल्स ऑफ फोर्स फ्रॉम 4 सेकेंड टू 14 सेकेंड्स। ये देखो मान लेते हैं ये फोर्स इस तरह से वेरिएबल था और यहाँ पे टाइम सेकंड में है।
तुमको 4 सेकंड से 14 सेकंड तक निकालना है कि कितना इम्पल्स है। तो ये एरिया तुमको निकालना है। अच्छा, इस एरिया को कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया अलग से निकाल लें और इस रेक्टेंगल का एरिया अलग से निकाल लें, तो हो गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा माप लेते हैं। ये सोचो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये है 30 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन, तो जाहिर सा बात है ये जो दूरी है ये हो जाएगा 30 माइनस 10, जो हो जाएगा 20। और ये जो है ये होगा 10 माइनस 4, जो होगा 6। तो इम्पल्स है एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। तो इसके लिए है ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10 माइनस 4 और हाइट कितना है 30 माइनस 10। और ये जो एरिया नीचे वाला रेक्टेंगल इसका एरिया कितना है ये 14 माइनस 4 मतलब 10 और ये है 10, 10 इंटू 10 100। तो हमारे पास क्या आया ऊपर से हाफ इंटू 6 इंटू 20 देखो, और नीचे से 10 इंटू 10। तो दोनों जोड़ के यहाँ से हो गया 60 और यहाँ से हुआ 100, तो 160 केजी मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से हम लोग ये इम्पल्सिव फोर्स के बारे में अब पढ़ेंगे। ये एक नया कंसेप्ट है। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब इम्पल्स नहीं, ये एक फोर्स है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पल्स होता है लेकिन बहुत शॉर्ट समय के लिए काम करता है। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो क्रिकेट शॉट, एक बहुत जोर से मारा गया, सचिन तेंदुलकर बहुत जोर से मारा गया इस शॉट को, लेकिन बैट बॉल को छुआ कितना समय के लिए, कुछ माइक्रो या मिली सेकेंड के लिए छुआ। तो बहुत छोटे समय में बहुत बड़ा जो फोर्स दिया जाता है तब उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो ज़्यादातर स्ट्रोक्स जो हैं जितने भी हिट हैं वो सब इम्पल्सिव फोर्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये देखो हथौड़ी, तुम आराम से रखोगे कुछ नहीं होगा, जोर से हथौड़ी मारोगे तो फिर वो जो कील है वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि इफेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ पे इम्पल्स अच्छा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे तुमने, हालांकि टाइम बहुत कम है, ये जब तक ये हथौड़ा कील को टच करके रहेगा ये टाइम बहुत कम है, लेकिन फोर्स बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर इम्पल्स बड़ा होगा। तो इम्पल्सिव फोर्स का मतलब एक बड़ा फोर्स लेकिन बहुत छोटे समय के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई किया। लेकिन इम्पल्सिव फोर्स फोर्स ही है, एक बड़ा फोर्स है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम कर रहा है। यूनिट, इसका यूनिट है मोमेंटम के साथ सेम, क्योंकि हम लोग जानते हैं इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1 चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, ये क्या है? इट्स यूनिट इज सेम दैट ऑफ फोर्स, बिकॉज क्योंकि ये एक फोर्स ही है। नेक्स्ट है डायमेंशन, डायमेंशन इसका है mL T⁻⁻1 मोमेंटम का डायमेंशन, और इसका यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन mL T⁻²। चेंज ऑफ मोमेंटम इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये एक प्रभाव है, बल का प्रभाव है, और ये एक कारण है, ये एक कारण है, ये एक प्रभाव। दिस इज द कॉज, दिस इज द इफेक्ट। इट इज अ कॉज ऑफ इम्पल्स और मोमेंटम चेंज। और ये इम्पल्स में क्या है? इट प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम, इसके कारण मोमेंटम चेंज होता है, और इट प्रोड्यूसेस ह्यूज एक्सेलरेशन इन जनरल। और ये जनरली इम्पल्सिव का काम है कि बहुत बड़ा एक्सेलरेशन तैयार करना। हाउ टू अवॉइड इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स को हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं कि ये क्रिकेटर इस बॉल को कैच कर रहा है, तो अगर ये अचानक से बॉल को पकड़ ले तो फोर्स इनटू टाइम में अगर टाइम छोटा हो जाएगा तो इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इसको मोमेंटम चेंज तो उतना ही करना है। तो हम इसको क्या करना पड़ेगा? फोर्स इनटू टाइम में से किसी एक को कमाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या करेगा? ये टाइम को बढ़ा देगा ताकि फोर्स कम लगे, क्योंकि इसको मोमेंटम चेंज तो उतना ही करना है। मान लेते हैं कि बॉल जो आ रहा था, बॉल का एक वेलोसिटी है, बॉल मान लेते हैं कि 0.5 किलोग्राम का है और 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। तो फिर इम्पल्स कितना है, मोमेंटम कितना है? 10 इंटू हाफ मतलब 5, और इसको ज़ीरो करना है। तो इसको 5 माइनस ज़ीरो मतलब 5, इसको मोमेंटम में परिवर्तन करना है, 5 केजी मीटर पर सेकंड परिवर्तन करना है। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा कि फोर्स को कम करने के लिए टाइम को बढ़ा देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टाइम इंटू फोर्स, टाइम इंटू फोर्स जो है वही है चेंज इन मोमेंटम। वापस आते हैं एक दूसरे स्लाइड पर। अच्छा, ये देखो फोर्स इनटू टाइम,
ये है इम्पल्स। अब मैं क्रिकेटर के पास में वापस जाता हूँ। क्रिकेटर ने क्या किया कि उसको तो इम्पल्स उतना ही चेंज करना है, मतलब मोमेंटम में परिवर्तन तो उतना ही करना है। तो वो क्या करेगा, फोर्स को कम करने के लिए टाइम को बढ़ा देगा, टाइम इंटरवल को बढ़ा देगा, वो ज्यादा समय तक कैच को पकड़ेगा। तो ज्यादा समय तक कैच को पकड़ने का तरीका क्या है? ज्यादा समय तक कैच को पकड़ने का तरीका ये है कि वो अपने हाथों को नीचे की तरफ उतार देगा। जब कैच करते समय नीचे की तरफ खींच लेगा, तो ये टाइम इंटरवल बड़ा हो जाएगा। जितना टाइम बड़ा होगा उतना फोर्स जो है वो कम लगेगा। ठीक उसी तरह से व्हीकल्स हैव शॉक एब्जॉर्बर्स, गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। यहाँ भी इम्पैक्ट कम करने के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक अगर अचानक से यहाँ से धक्का लगा तो फिर ये टूट सकता है, या फिर यहाँ पे जो बैठा हुआ है उसको धक्का ज़्यादा लगेगा। तो फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे स्प्रिंग लगा सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल लगा सकते हैं, ताकि ये स्लोली आगे जाए, स्लोली वापस आए। जब ये स्लोली जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा एक ही इम्पल्स के लिए। आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी है, दोनों एफ इंटू टी को गुणा करके तुमको हमेशा सेम रखना है। तो सेम रखना है तो हम लोग इम्पल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम लोग फोर्स और टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को फोर्स को कम करना है तो हम लोग टाइम को बढ़ा देंगे ताकि गुणा करके उतना ही आए। तो व्हीकल्स हैव शॉक एब्जॉर्बर्स, इसी कारण से यहाँ भी वही है कि इम्पल्स इम्पल्सिव फोर्स को अवॉइड करेंगे। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है कि बड़ा फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन हम लोग करेंगे छोटा फोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, सेम इम्पल्स। तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू।